इस मॉड्यूल में हम एमपीए से रिलेटेड कुछ स्पेशल इश्यूज़ पर बात करेंगे। यह वह विशेष मुद्दे हैं जिनके बारे में हम सर्विस प्रोवाइडर्स अक्सर सोचा करते हैं और इन पर क्लैरिटी भी चाहते हैं, जैसे कि एमपीए का बोन्स पर क्या इफ़ेक्ट है, क्या एमपीए किशोरियों को दिया जा सकता है, एमपीए का यूज़ 35 इयर्स या उससे अधिक उम्र वाली स्त्री के लिए कैसा रहेगा, एमपीए को हम पोस्टपार्टम लैक्टेटिंग वीमेन को दे सकते हैं या नहीं, उनके लिए इससे कोई लाभ है या कोई उसमें कोई परेशानी तो नहीं है। एमपीए का मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट क्या है, यानी क्या वो स्त्री के वेट में कोई चेंज ला सकता है। एमपीए का कैंसर से क्या संबंध है, एमपीए का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस से क्या संबंध है, क्या एचआईवी पॉजिटिव विमेन भी एमपीए को ले सकती हैं, और यदि एमपीए का फेलियर हो जाए तो क्या होगा, यानी कि अगर एमपीए को प्रयोग करने वाली स्त्री गर्भवती हो जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ही असरदार तरीक़ों में से है, फिर भी 99.7% इफ़ेक्टिव है, यानी 1000 प्रयोगकर्ता में से 3 स्त्रियां गर्भधारण कर सकती हैं। तो आइए अब इन मुद्दों पर एक एक करके चर्चा करें। अब शुरू करते हैं पहले मुद्दे से, यानी कि एमपीए का बोन्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले बात करेंगे बोन मिनरल डेंसिटी, जिसको हम बीएमडी कहते हैं। तो आखिर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हड्डियों में मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, इनकी मात्रा कितनी है, क्योंकि इस मात्रा का संबंध हड्डियों की मजबूती से होता है। अब ये जो बीएमडी है, इसको प्रभावित करने वाले कई कारण हैं, जैसे कि एज, हेरिडिटरी फैक्टर्स, फिज़िकल एक्टिविटी करती हैं कि नहीं, डाइटरी इनटेक क्या है, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, सेक्स हार्मोन्स, और यहाँ तक कि औरतों के जीवन में होने वाली कुछ प्राकृतिक अवस्थाएं जैसे कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड मेनोपॉज, यह भी बीएमडी को प्रभावित करती हैं। प्रेगनेंसी में बीएमडी की मात्रा में 2 से 8% तक कमी आती है और लैक्टेशन में 3 से 5% तक बीएमडी में कमी आती है। और जैसा हम जानते हैं, ये दोनों ही फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। और अब बात करते हैं एमपीए प्रयोग की। रिसर्च ने ये बताया है कि जो महिलाएं एमपीए को लगातार 5 वर्ष तक प्रयोग करें, तब जाकर उनकी बीएमडी में थोड़ी सी कमी, यानी 5 से 6% कमी आ सकती है। एक बात ये महत्वपूर्ण है कि यह कमी भी परमानेंट नहीं है। जब वह इसका प्रयोग बंद करती हैं तो लगभग जैसे 2 से 2.5 साल बाद बीएमडी के लेवल पहले जैसे ही हो जाते हैं। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए WHO की ये रिकमेंडेशंस हैं कि 18 से 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए एमपीए को प्रयोग करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और उसकी ड्यूरेशन के लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी वह एमपीए को जब तक चाहें प्रयोग कर सकती हैं, जितने वर्ष तक चाहें प्रयोग कर सकती हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो 18 साल से कम उम्र की किशोरियां हैं या 45 वर्ष से अधिक उम्र की प्रजनन काल की महिलाएं हैं, वह भी एमपीए को प्रयोग कर सकती हैं। यह रिकमेंडेशन WHO की है, क्योंकि जो एडवांटेज उन्हें एक इफ़ेक्टिव गर्भ निरोधक साधन एमपीए से मिलता है रिगार्डिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनके लिए है और लाभदायक है। इसीलिए हमें बीएमडी से जो थोड़ी सी कमी होती है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगले मुद्दे पर बात करते हैं, एमपीए का प्रयोग किशोर अवस्था में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किशोर अवस्था में लगभग 12 साल से लेकर 18 वर्ष तक के वो
इतने क्रूशियल ईयर्स हैं जिसमें कि एक बालिका एक किशोरी बन रही है, आगे जाके वो एक नवयुवती बनेगी, और इस पीरियड में उसकी हड्डियों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। जैसा कि हम जानते हैं ये सेक्स हार्मोन्स ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के एकदम स्पर्ट के कारण होता है, और इस समय हड्डियां लगभग 50% इसी समय बनती हैं। अब ये पॉइंट को हम ध्यान में रखें, साथ में हम ये भी देखें कि जो किशोरियां सेक्सुअली एक्टिव हैं उनको इस समय अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी से बचाव ज़रूर चाहिए। एक तो उनकी फर्टिलिटी इस समय हाई होती है एंड उनको इस समय प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। यदि प्रेगनेंसी होती भी है तो वो बहुत रिस्क वाली होती है और उनको उसको रखना मुमकिन नहीं होता है, तो इसीलिए अनवांटेड प्रेगनेंसी फिर अबॉर्शन इसके कुचक्र में पड़कर उनको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप में भी बहुत से गंभीर कुप्रभाव सहने पड़ते हैं। अब ये देखें कि यदि किशोरियां एमपीए का प्रयोग करें तो क्या होगा। यदि वे 2 साल तक एमपीए को यूज़ करती हैं तो ये देखने में आया है कि जो हड्डियों का विकास इस उम्र में होता है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है उन लड़कियों के मुकाबले जो कि कोई भी हार्मोनल मेथड प्रयोग नहीं कर रही हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि ये किशोरियां हैं, इनको इस समय गर्भ से बचाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इनका इस समय शारीरिक विकास हो रहा है जिसमें हड्डियों का भी बहुत विकास हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए WHO ने ये रिकमेंडेशंस दिए कि किशोरियां भी एमपीए का प्रयोग अवश्य कर सकती हैं, इसलिए कि जो 18 वर्ष से कम उम्र में भी इसका जो प्रयोग किया जाएगा तो उसमें जो उसको एडवांटेजेस मिलेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, वो कई गुना ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उसके। ना कि हम ये चिंता करें कि अरे उसकी हड्डियों का विकास थोड़ा स्लो स्पीड से होगा। अब हम देखते हैं कि एमपीए का थोड़ी उम्रदार स्त्रियां 35 इयर्स या उससे ऊपर, उनके लिए इसका यूज़ कैसे रहेगा। देखिए, पहले तो हम सब जानते हैं कि यह वह उम्र है जबकि उनकी फर्टिलिटी थोड़ा डिक्लाइन कर रही है, फिर भी प्रेगनेंसी तो हो ही सकती है। और हम यह भी जानते हैं कि अक्सर इस उम्र की स्त्रियां गर्भवती नहीं होना चाहती, जो उनके बच्चे होने थे हो चुके हैं, बल्कि थोड़े बड़े भी हो चुके हैं, अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। तो मतलब यह है कि इस उम्र में गर्भावस्था अधिकतर अनचाही होती है। एक ये भी बात है कि 35 इयर्स या अधिक उम्र की स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है तो वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है और उसके कई गंभीर कुपरिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स इन द फीटस, मिसकैरेज हो सकता है और कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस उसको हो सकती हैं जिससे कि उसके खुद के जो सेहत है उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़े और कई की तो अकाल मृत्यु भी हो जाती है। इन बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये आ रहा है कि इनको एक इफ़ेक्टिव गर्भ निरोधक साधन की बहुत आवश्यकता है इस उम्र में। एक पॉइंट। एक फ्रेंड्स, ये भी हम देखें कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज, अब जब किशोरियाँ पूरा अपनी 20 साल 30 साल की उम्र पार करके जब 35 या उससे अधिक यानी अधेड़ उम्र की ओर बढ़ती हैं तो अब उनको पेरीमेनोपॉजल टाइम आ गया, उसके सिम्टम्स और उसकी कुछ दिक्कतें होने लगती हैं जो कि हमें मालूम है मैनिफेस्ट करती हैं एज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। किसी को बहुत ब्लीडिंग होने लगती है, जब तब होने लगती है, और क्योंकि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी होने लगता है। तो एक तो ये उम्र वो है और यही वो उम्र है जबकि जैसा कि हम जानते ही हैं प्रजनन अंगों के कुछ बहुत खतरनाक कैंसर जैसे कि एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, उनके होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए, एमपीए में ये खूबी है कि वो इन दोनों ही चीज़ों से उसको बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है। कैसे? हम जानते हैं इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है,
तो यह तो उसके ये पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स में उसको बहुत राहत पहुंचाएगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी नहीं होगा, और ये एंडोमेट्रियल ओवेरियन कैंसर से भी प्रोटेक्शन देता है। हाँ, ये प्रोटेक्शन तब मिलता है जब लगभग 1 साल तक MPA प्रयोग किया जाए, यानी 4 इंजेक्शन लगवाए जाएं, और इन दोनों कैंसर से ये जो प्रोटेक्शन मिलता है ये आगे 8 साल तक मिलता है। इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर ये बात अगर कही जाए कि 35 साल या उससे अधिक उम्र वाली महिलाओं के लिए भी MPA एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन है, क्योंकि जैसे पहले कहा गया ये इस समय मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को भी ठीक करेगा और साथ ही साथ इन खतरनाक कैंसर से उसको प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि अगर इस उम्र की स्त्रियां MPA का प्रयोग कर रही हैं और लंबे समय तक करना चाहती हैं तो लगभग हर 2 साल में हम उनका को असेस कर सकते हैं और ये रिव्यू कर सकते हैं कि बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क क्या हैं। वैसे भी इस उम्र में एक पीरियोडिक हेल्थ असेसमेंट रेकमेंडेड होता है। आइए अब हम उन वर्ग की स्त्रियों के बारे में चर्चा करते हैं जिनका अभी चाइल्ड बर्थ हुआ है, वो पोस्टपार्टम है और लैक्टेटिंग विमेन है। तो उनके लिए MPA का यूज़ कैसा रहेगा? देखिए, हम लोग जानते हैं कि पोस्टपार्टम अवस्था में अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अधिकतर सभी स्त्रियां एक बच्चे होने के बाद जल्दी ही दूसरा बच्चा नहीं चाहती हैं, और हम यह भी जानते हैं कि वो चाहती तो नहीं है परंतु वे किसी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन का प्रयोग भी बहुत ही कम करती हैं। तो जो गैप रह जाता है वो अनमेट नीड है, यानी लगभग 70% से अधिक स्त्रियों को इस उम्र में परिवार नियोजन तरीके की आवश्यकता होती है। तो अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड इज़ वेरी हाई, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस समय उनको ऐसे गर्भ निरोधक साधन की आवश्यकता है जो कि उनको आगे के गर्भ से बचाने के लिए बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे, साथ ही साथ स्तनपान पर कोई असर ना डालें। तो इस को सोचते हुए हम जानते हैं कि हम ईस्ट्रोजन वाले मेथड्स इन स्त्रियों को नहीं दे सकते, चाहे वो माला एन गोली हो और चाहे वो कंबाइंड हार्मोन्स किसी और ढंग से हों, जैसे कि बात हुई थी कि इंजेक्टेबल्स भी हैं कंबाइंड, उन्हें कंबाइंड मेथड हम नहीं दे सकते। लेकिन प्रोजेस्टेरोन ओनली मेथड्स, जिसमें प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल्स हैं, गोलियां हैं, वह अवश्य दे सकते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का कोई भी असर स्तनपान पर नहीं होता, ना तो दूध की मात्रा पर ना तो उसकी क्वालिटी पर। अंतरा उनके लिए बहुत अच्छा एक साधन है और ये मैसेज हम लोग देते भी हैं जब महिलाओं को काउंसिल करते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए WHO की ये रिकमेंडेशंस हैं कि पोस्टपार्टम विमेन जो कि फुली या पार्शियली ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उनको MPA दिया जा सकता है। हाँ, 6 सप्ताह पर शुरू कर उनको दे सकते हैं, उससे पहले नहीं देना है। यदि किसी कारणवश प्रसव के बाद महिला स्तनपान नहीं करा रही है तो वह इसे 6 सप्ताह से पहले भी लगवा सकती है। अब देखते हैं कि MPA का वेट पर क्या असर होता है, मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट क्या है, क्या ये वेट को बढ़ाता है, घटाता है, और यदि हाँ तो कितना। तो यह देखने में आया है कि जो MPA यूज़र्स उसको 1 साल तक यूज़ करती हैं, यानी कम से कम 4 इंजेक्शन लगवाती हैं, तो उनके वेट में थोड़ा बढ़ोतरी होती है। कितनी बढ़ोतरी होती है? 1 से 2 किलो वेट 1 साल में बढ़ सकता है। और थोड़े से माइनर मेटाबॉलिक और भी इफ़ेक्ट आते हैं जो कि बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है। एक बात हमें बहुत ज़रूरी ध्यान देनी है कि हम ये बात बताएं ज़रूर महिलाओं को, लेकिन ये ना सोच लें कि ये उनको स्वीकार्य होगा या नहीं, क्योंकि देखिए फैक्ट तो ये है कि 1-2 किलो वज़न बढ़ सकता है। किसी महिला के लिए ये जो चेंज है ये बहुत स्वीकार्य हो सकता है। वो कह सकती है कि चलो मेरा अच्छा है, साथ साथ थोड़ा वज़न भी बढ़ जाएगा, और किसी के लिए ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।
तो डिसाइड वो करेंगी, पर हमें तो ये तथ्य उन्हें बताना है। कभी कभी देखने में आया है कि MPA यूज़र्स आकर कहते हैं कि हमारा बहुत वज़न बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, हमें ये जानना और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एक तो कितना वज़न बढ़ा है, इसीलिए हम उसका रिकॉर्ड करते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो कि हमारे रजिस्टर में भी है अंतरा के में, कि हर बार जब क्लाइंट आए तो हम उसका वज़न लें और BP तो लें ही। वज़न क्यों ले रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि कितनी तब्दीली हुई है, कितना बढ़ा है, घटा है कि नहीं घटा है। जब महिला आके बताती है और हम सच में देखते हैं कि हाँ, इसका तो वज़न 1 साल से लगवा रही है पर 2 किलो से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम फ्रेंड्स सब जानते हैं कि वज़न बढ़ने के कारण और भी हो सकते हैं। हो सकता है उसकी लाइफ बहुत सीडेंट्री हो, उसके लिए उसको काउंसलिंग चाहिए। हो सकता है डाइटरी इंटेक इस टाइप का हो। तो यह तथ्य है। और इसमें हमें ये भी ध्यान देना है कि इस बात को जब हम उसको बताएं तो अपने यह भी जान के रखें कि ये तो सभी हार्मोनल मेथड्स के साथ होता है। अब बात आती है कैंसर की। कभी यदि हमारे ध्यान में आए कि क्या MPA से कोई कैंसर होता है, तो फ्रेंड्स इस बात से हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि जैसे कि हमने देखा MPA तो बल्कि 2 डेडली कैंसर से प्रोटेक्शन देता है, एंडोमेट्रियल कैंसर से और ओवेरियन कैंसर से। और इसके प्रयोग से स्टडीज़ ने दिखाया है कि कोई भी कैंसर नहीं होता। अगर प्रजनन कैंसर की ही बात करें, प्रजनन अंगों के कैंसर की, तो जैसे सर्वाइकल कैंसर है, कोई रिस्क उसका नहीं है इससे। तो हम बिल्कुल निश्चिंतता से MPA का प्रयोग करवाएं अपने क्लाइंट्स को। ये ना सोचें कि इससे कैंसर हो सकता है। आइए अब ये देखते हैं कि MPA का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से कोई संबंध है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि MPA एक प्रोजेस्टिन ओनली मेथड है, इसमें एस्ट्रोजन नहीं है, इसीलिए यह थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिनन नहीं करता। यह वह फिनोमिनन है जिसमें आर्टरीज में ब्लड क्लॉट्स बन सकती हैं। तो यह ऐसा नहीं करता। हम जानते हैं कि यह तो थोड़ा सा रिस्क ईस्ट्रोजन के प्रयोग से होता है, इसीलिए कंबाइंड हार्मोनल मेथड्स जैसे कि माला N से ऐसे होने का चांस हो सकता है, लेकिन MPA से ऐसा नहीं होता। साथ ही MPA के प्रयोग से ब्लड प्रेशर पर भी कोई विशेष असर नहीं पड़ता। इसीलिए कहा गया है कि MPA का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। और WHO की स्टडीज़ ने भी यही दिखाया है कि MPA के यूज़ से बहुत कम रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का। इस बात को हम आगे थोड़ी और चर्चा करेंगे जब हम मॉड्यूल करेंगे जिसमें क्लाइंट का असेसमेंट किया जाएगा MPA के लिए एज़ पर WHO MEC फॉर MPA। आइए अब यह देखते हैं कि HIV इन्फेक्टेड विमेन MPA का प्रयोग कर सकती हैं या नहीं। WHO कहता है कि जिन महिलाओं को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं वे MPA का यूज़ बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कर सकती हैं। जिन्हें HIV इन्फेक्शन है वे स्त्रियां भी MPA का प्रयोग कर सकती हैं, क्योंकि यह तो कैटेगरी 1 ऑप्शन है, यानी इसके प्रयोग में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, जो महिलाएं एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट पर हैं उन्हें भी इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि MPA के साथ कहीं कोई ड्रग इंटरैक्शन तो नहीं होगा। वे भी इसका प्रयोग निश्चिंत होकर कर सकती हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि यदि HIV इन्फेक्टेड विमेन MPA को यूज़ कर रही हैं एज एन इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अनचाहे गर्भ से बचने के लिए, उन्हें कॉन्डोम्स का प्रयोग भी करना बहुत ज़रूरी है, तभी HIV इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन में रोकथाम होगी। अब आखिरी मुद्दे पर हम आते हैं। कई बार हमें ये विचार आता है कि जब MPA फेल हो जाएगा, यानी कि MPA के प्रयोग के साथ साथ गर्भ बैठ जाएगा, तो क्या उसका असर कुछ गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि सच्चाई क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा होना ही बहुत रेयर है,
क्योंकि MPA एक बहुत ही असरदार तरीका है। इफ़ यूज्ड करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली 99.7% इफ़ेक्टिव है। फिर भी यदि गर्भधारण हो जाता है इसके प्रयोग के दौरान, तो क्या करना है? एक तो बिल्कुल हम निश्चिंत रहें कि MPA का फीटस पर कोई भी कुप्रभाव नहीं है, कोई कंजेनिटल अनोमली होने की गुंजाइश नहीं है, कोई चांस नहीं है। और फ्रेंड्स, हम तो जानते हैं ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी का ही हार्मोन है, तो ये फीटस को क्या कुप्रभाव करेगा? हाँ, अब क्योंकि प्रेगनेंसी हो गई है इसलिए हम MPA यूज़ को बंद कर देंगे। अब उससे किसी कॉन्ट्रासेप्टिव की ज़रूरत तो है नहीं। और अब स्त्री यदि इस प्रेगनेंसी को रखना चाहे, इस बच्चे को जन्म देना चाहे, तो वे निश्चिंत होकर ऐसा कर सकती है, क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु को कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पेशल इश्यूज रिलेटेड टू MPA पर आधारित ये मॉड्यूल अब समाप्त होती है और हम आशा करते हैं कि इसमें हमने जिन विषयों पर बात करी है, उनके तथ्यों पर बात करी है, वह सब जानकर अब आप उनके बारे में क्लैरिटी पा गए हैं और ये मुद्दे आपको अच्छे से स्पष्ट हो गए हैं।